नमस्कार, मैं महेंद्र मूले एमपीपीएससी शंखनाथ प्री प्लस मेंस 2022-23 के अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम शुरुआत करने जा रहे हैं यूनिट 1 मध्य प्रदेश के इतिहास से। सबसे पहले मध्य प्रदेश के इतिहास को शुरू करने के पहले यह जानना जरूरी है कि यूनिट 1 के अंतर्गत एमपी का हिस्ट्री रखा गया है। इस पूरे सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें इसमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जानकारी, वैदिक काल से संबंधित जानकारी, पौराणिक कालखंड, महाजन काल, मौर्यकालीन, मौर्योत्तरकालीन मध्य प्रदेश, गुप्तकालीन मध्य प्रदेश और गुप्तोत्तरकालीन मध्य प्रदेश। साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम राजपूतकालीन मध्य प्रदेश, सल्तनतकालीन मध्य प्रदेश, मालवा का जो सल्तनत कालीन परिदृश्य था पूरा, मुगल कालीन मध्य प्रदेश, गोंड राज्य और मध्य प्रदेश के वो महत्वपूर्ण वंश जिनका अहम रोल रहा है, चाहे बुंदेला वंश हो या फिर तोमर वंश हो। इसके साथ आधुनिक मध्य प्रदेश के इतिहास में सभी रियासतें पढ़ेंगे। भोपाल रियासत पढ़ेंगे, सिंधिया, होलकर रियासत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ओरछा और भी जितनी छोटी रियासतें वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। खासतौर से मध्य प्रदेश के अंदर जो मराठा साम्राज्य से संबंधित होलकर वंश, सिंधिया वंश, धार में परमार वंश और देवास की पवार रियासत भी हम यहाँ पर देखेंगे। स्वतंत्रता के संग्राम में मध्य प्रदेश की भूमिका, 1857 की क्रांति में भूमिका, 1857 की क्रांति के कौन कौन से नेतृत्व करता थे और 1857 से 1947 तक का मध्य प्रदेश का पूरा इतिहास। साथ ही साथ प्राचीन मध्य प्रदेश, मध्यकालीन मध्य प्रदेश और आधुनिक मध्य प्रदेश के अलावा हिंदी ग्रंथ अकेदमी में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम तथ्यात्मक दृष्टिकोण से यहां पर पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की साहित्य संस्कृति के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार, मध्यकालीन साहित्यकार, आधुनिक साहित्यकार के अलावा जो लोक साहित्यकार हैं वो हम यहां देखेंगे। मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गायन, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी कौन कौन हैं, मध्य प्रदेश की चित्रकार, चित्रकला से संबंधित बातें, मध्य प्रदेश की शिल्पकला, मध्य प्रदेश के प्रमुख बोलियां, मध्य प्रदेश से संबंधित प्रमुख लोक नृत्य, मध्य प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजातियों से संबंधित बातें, आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख कैव्स या समाधियां, कैव्स गुफाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख समाधियां, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक, मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटन, मध्य प्रदेश में महल, जितने महत्वपूर्ण दुर्ग, किले, धार्मिक स्थल, मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह उत्सव, मध्य प्रदेश की प्रमुख अकादमियां, मध्य प्रदेश के संग्रहालय, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान जो हाल ही में मिले सम्मान राशियों में बढ़ोतरी के साथ, और मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले और पर्व। ये सारी चीजें हमने देखनी है। अब हमारे पाठ्यक्रम में जाने के पहले यह जानना बहुत जरूरी है, इतिहास समाज या राष्ट्र को एक पहचान देता है। इतिहास का मतलब केवल राजाओं के राजवंश या उनसे संबंधित तिथियों या उनसे संबंधित घटनाओं से नहीं है, बल्कि इतिहास का अर्थ है समाज और समाज के लोगों के समग्र व्यक्तित्व को आकार देने वाले विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और इतिहास के अध्ययन की जरूरत भी इसलिए है, क्या मनुष्य का अस्तित्व किस तरीके से हुआ, मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने कैसे कृषि की शुरुआत की, हमारे आदि मानव ने कैसे धातु का उपयोग किया, क्या कताई बुनाई का काम उसने किया, कैसा राजनीतिक और प्रशासनिक जीवन वो जीते थे, शहरी साहित्यिक जीवन, विज्ञान वास्तुकला का कैसे कैसे धीरे धीरे शून्य से सृजन की तरफ विकास हुआ, आज इतिहास का क्या प्रभाव हमको नजर आता है और हमने अतीत में ऐसी कौन सी गलतियां की हैं, हम अतीत में क्या सीख सकते हैं और आज हम उनको कैसे सुधार सकते हैं। ये सारी चीजें हम इतिहास के मायने में समझेंगे। मुख्य परीक्षा की क्लास में हम विस्तृत तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से अपना दृष्टिकोण विकसित करें, क्योंकि कोई भी देश हो, किसी भी राज्य की भौगोलिक स्थिति का प्रभाव हम उस पर्टिकुलर राज्य की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो वहाँ का सामाजिक दशाएं हैं, जो वहाँ का आर्थिक विकास किस तरीके से हुआ, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और ये वहाँ के नागरिकों के उनके व्यवहार के दृष्टिकोण में और
कहीं ना कहीं उनके व्यवहार को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश क्योंकि बीच में है, हृदय स्थल में है, केंद्रीय स्थिति होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धाराएं स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं अपने सुस्पष्ट पद चिन्हों को स्थापित करती गई है। हम प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका, आदमगढ़, जावरा, रायसेन, पचमणी, ये वो सारे स्थल हैं जो मध्य प्रदेश के फत्तर युग की शुरुआत के गवाह हैं। और बाद में राजवंशीय इतिहास को उठा के देख ले, महाजनपद से जो प्रारंभ होता है, 16 महाजनपदों में से जो महत्वपूर्ण महाजनपद हैं अवंती और चेदी, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंधित रहे हैं। महान सम्राट अशोक के समय जब मौर्य साम्राज्य शुरू हुआ, जब वो गवर्नर हुआ करते थे उज्जैन के, और मालवा और अवंती बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उस पूरी पृष्ठभूमि को हम देखेंगे, बताएंगे हम कि सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा से थी और किस तरीके से सांची के स्तूप का निर्माण हुआ, वैश्य टेकरी का निर्माण हुआ, तुमेन अभिलेख जैसे साक्ष्य उस समय मिले। और पहली सदी के बाद जब मध्य भारत की सत्ता के लिए सुंग वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश और मध्य प्रदेश के स्थानीय राजवंशों के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, और उस दौर में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में उज्जैन एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में हुआ करता था। और फिर पूरी दृष्टिकोणात्मक बात को पकड़ते हुए हम गुप्त साम्राज्य में चौथी सदी से लेके 6ठी शताब्दी तक की पूरे बैकग्राउंड को बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे मध्य प्रदेश का यह हिस्सा, यह क्षेत्र उत्तरी भारत का हिस्सा बन गया, और उस दौर में यह एक श्रेष्ठ युग के तौर पे जाना गया। हुणों का आक्रमण हुआ और गुप्त वंश का पतन पूरे देश के अंदर हुआ, छोटे छोटे राज्यों का विघटन हो गया। हालांकि मध्य प्रदेश के मालवा के राजा यशोवर्मन ने 528 ईसा में हुणों को पराभूत करते हुए तत्कालीन परिदृश्य में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाद में थानेश्वर के हर्ष की मृत्यु के पहले तक 606 से 647 का जो उनका समय है, उसने उत्तर भारत को फिर से इंटीग्रेट किया। बाद में फिर मध्यकालीन समय आया, राजपूत काल समय आया, और 950 से 1060 के बीच में उस दौर में मालवा में पवारों का, परमारों का शासन था, बुंदेलखंड में चंदेलों का शासन था, जबलपुर वाले क्षेत्र में कलचुरी का शासन था, और ये सारे के सारे गुर्जर प्रतिहार के सामंत हुआ करते थे। भोपाल शहर को नाम देने वाले परमार राजा भोज इंदौर और धार पे राज किया करते थे। गोंडवाना और महाकौशल में गोंड राजसत्ता का उदय था, और 13वीं सदी के आसपास दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश को हासिल किया था। वहीं 14वीं सदी आते आते ग्वालियर में जहां तोमर, और मालवा के अंदर जहां मुस्लिम सल्तनत बनी, जिसकी राजधानी मांडू उभरी, और कई क्षेत्रीय राज्यों का उस समय उदय हुआ। 1156 से लेकर 1605 की वो अवधि थी जब मध्य प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गया, चाहे गोंडवाना हो, महाकौशल हो, ये कुछ क्षेत्र थे मुगल वर्चस्व वाले, जहां गोंड नियंत्रण के तहत ये कुछ बने रहे। हालांकि इन्होंने एक आभासी स्वतंत्रता का आनंद लिया। 1760 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की नियंत्रण की नींव कमजोर हो गई, और धीरे धीरे भारत के कुछ हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश में भी मराठाओं का विस्तार चालू हुआ। 1720 से लेकर 1760 के बीच में मध्य प्रदेश के बहुत से हिस्सों में, जहां ग्वालियर में सिंधिया ने, नागपुर से जुड़े हुए महाकौशल, गोंडवाना और महाराष्ट्र के विदर्भ संबंधित स्थलों में भोसले ने शासन किया। और इसी समय मुस्लिम राजवंश के अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की, और ब्रिटिशों ने बंगाल, बंबई और मद्रास जैसे अपने गणों का राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। 1775 से 1818 के बीच में मराठाओं को पराजित करके अंग्रेजों ने अपनी सर्वोपरिता स्थापित करी, और इंदौर, भोपाल, नागपुर, रीवा जैसे बहुत से छोटे छोटे हिस्से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गए। 1853 आते आते नागपुर राज्य पर कब्जा हो गया ब्रिटिश हुकूमत का। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश,
पूर्वी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी इसका हिस्सा बन गए। बाद में 1861 आते आते मध्य प्रांत के निर्माण के लिए सोगोर और नैरबुड्डा आतंकवादियों के साथ ये कहीं ना कहीं गठबंधित हो गए और उत्तरी मध्य प्रदेश के साथ साथ सेंट्रल एजेंसी द्वारा ये संचालित किए जाने लगे। देखते ही देखते 1947 के बाद, आजादी के बाद 26 जनवरी 50 को जब भारतीय गणतंत्र का गठन हुआ और उस समय 1950 में केंद्रीय प्रांत के तौर पर बरार, मकराई, छत्तीसगढ़ मिलाकर मध्य प्रदेश बना। नागपुर को जो है राजधानी बनाया गया। बाद में फिर 56 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल जैसी रियासतें बनी। धीरे धीरे भोपाल राजधानी बनी। 72 में राजधानी बनी। 43 जिले हो गए। 2 बड़े जिलों भोपाल को जो है रायसेन से बनाया गया, सीहोर से बनाया गया और राजनांदगांव को दुर्ग से बनाया गया। धीरे धीरे जिलों की संख्या 43 से बढ़कर 45 हो गई। 98 में 16 और जिले बन गए और फिर धीरे धीरे 61 हो गए। नवंबर 2000 में दक्षिण पूर्वी हिस्सा विभाजित होकर छत्तीसगढ़ बन गया। वर्तमान मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। 2019 में एक और नया जिला बन गया और इस नए जिले निवाड़ी के साथ मध्य प्रदेश में 52 जिले हो गए और 308 लाख वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, जो राजस्थान के बाद पूरे भारत का सेकंड लार्जेस्ट एरिया है, जहां मध्य प्रदेश के अंदर 7,26,26,600 समथिंग जनता निवास करती है। और उसी के इतिहास को हम अपने मध्य प्रदेश के इतिहास की क्लास के अंतर्गत अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। और सर्वप्रथम हमारा जो लेक्चर है स्टार्ट जो हो रहा है, हम इस लेक्चर में विशेष तौर पर एक बात ध्यान रखने वाले हैं कि हम पुरापाषाण काल से चीजों को लेकर चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल है इसको 5 भागों में देखेंगे और ये 5 भागों में हम अपनी क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं। 5 भागों में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, प्रागैतिहासिक काल जो है वो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में बटा हुआ है। अब इसमें जो सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारा है पुरापाषाण काल, है ना। तो पहले तो हम ये समझ लें कि भाई प्री हिस्ट्री जो है उसमें जो भी साक्ष्य वो लिखित साक्ष्य मिलते हैं और जो भी अक्षर उनका ज्ञान नहीं है, और जो भी आद्य इतिहास प्रोटो हिस्ट्री है उसमें अक्षर तो लिखे गए, उनको हम समझ नहीं सकते। तो हिस्टोरिकल आधार पर अगर हम देखें तो हमारी जो कहानी चालू होती है वो पुरापाषाण से होती है। तो पुरापाषाण आज से जो है बेसिकली 10 लाख से जो है वो 10,000 साल पहले की बात है और हमको इसी पे यहाँ पे चर्चा करनी है। तो सबसे पहले जो पुरापाषाण काल है वो यहाँ पे है आपके 10 लाख से लेकर के 10,000 साल पहले। 10 लाख से लेकर 10,000 साल पहले वाला जो समय है ये पुरापाषाण का समय। पुरापाषाण के भी 3 भाग हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उसके बाद फिर उच्च पुरापाषाण। तो पुरापाषाण को हम 3 भागों में बांटेंगे, पहले निम्न पुरापाषाण, उसके बाद जो है फिर मध्य पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण के बाद जो है वो आपके उच्च पुरापाषाण। थोड़ी सी हमने भूमिका यहां पर बना दी ताकि चीजें आपको समझ में आए। तो पुरापाषाण काल का समय जो है वो 10 लाख से लेकर के 10,000 BC के आसपास है और इस क्षेत्र में 1863 में सबसे पहले जो काम किया वो रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने किया, है ना। आपको मैं बता दूं कि पुरापाषाण काल को जिस तरीके से रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने काम किया उसी तरीके से मध्य पाषाण पे जॉन इवांस ने काम किया और जो प्राइम रोज है उन्होंने जो है वो बाद में जो है निम्न पाषाण पे काम किया। मतलब पूरा का पूरा जो 70 वाला समय है उस 70 वाले समय पे रिसर्च करी रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने। मध्य पाषाण पे जो रिसर्च किया वो जॉन इवांस ने किया और जो मध्य पाषाण के बाद जो पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण वाला भाग है, नव पाषाण पे जो है वो प्राइम रोज के द्वारा जो है रिसर्च की गई। तो पुरापाषाण पे सबसे पहले 1863 में जो है ये पत्थर युग के बारे में तमिलनाडु के पल्लवरम में जो है वो रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने अपनी यहां पर रिसर्च करी और पुरापाषाण का समय मैंने आपको बताया 10 लाख से लेकर के 10,000 साल के आसपास का समय था। ये पुरापाषाण एक ऐसा समय था जब आग का आविष्कार हुआ। यहां पर लोग हंटिंग या शिकार या आगटेक वगैरह करने लगे। संग्राहक काल था। बहुत सारे शैलाश्रयों में यहाँ के लोग जो थे पुरापाषाण काल में अधिवास करते थे, है ना। हम आपको भी बताएंगे भी। और मुख्यतः इनका जो धंधा पानी था वो कुल मिलाकर शिकार था। आगटेक करते थे, हंटिंग करते थे और खाद्य संग्राहक के तौर पर काम करते थे। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी वाला क्षेत्र है, रायसेन वाला क्षेत्र है, भीमबेटका जिसको विष्णु वाकटकर साहब ने 57-58 में खोजा था और राष्ट्रीय स्मारक के तौर पर 90 में शामिल किया गया था। अभी पीएससी ने पूछा भी था किसने इसकी खोज की। और करीब करीब ये
5000 साल पुरानी विरासत है और 12,000 से ज्यादा यहाँ पे शैल चित्र हैं। 2003 में यूनेस्को की सूची में से शामिल भी किया गया। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो ये है साहब कि ये पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल, इसकी खोज करी किसने? रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने, और 1863 में करी तमिलनाडु के पल्लवरम में। तमिलनाडु के पल्लवरम में जो है ये पूरा पाषाण की शुरुआत हुई, पत्थर की शुरुआत हुई। इस समय शिकार पर जो मेन फोकस था, आर्कटेक पे मेन फोकस था, और खाद्य संग्रह पर जो है मुख्य जो है वेटेज यहाँ पर जो है ये किया गया था। आर्कटेक पे जो है मेन फोकस किया गया था। खास तौर से ये पूरा का पूरा जो समय है, अगर आप देखेंगे पूरा समय जो है अगर देखी जाए बात, तो ये नर्मदा घाटी रायसेन से संबंधित था और भीमबेटका वाला स्थान था। और पूरा पाषाण काल में औजारों की तकनीक के आधार पे जो है हम इस पूरे क्षेत्र को जो है वो 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण की, उसके बाद हम बात करेंगे मध्य पूरा पाषाण की, और निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, और निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण के बाद जो हम बात करेंगे वो उच्च पूरा पाषाण की करेंगे। ठीक है, तो तीनों चीजों को हम यहाँ इत्मीनान से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण की। निम्न पूरा पाषाण, पहली बात तो ये पूरा का पूरा जो समय था वो 10 लाख से लेकर के 10 लाख से लेकर 10,000 साल के बीच में था। तो जो निम्न पूरा पाषाण का समय था, वो जो निम्न पूरा पाषाण का समय था वो था आपका 10 लाख से 1 लाख के बीच में, है ना। ये भी 3 भाग हैं। तो भाई टोटल पूरा पाषाण था 10 लाख से 1 लाख, तो ये 10 लाख से 1 लाख हो गया, ये 1 लाख से 40,000 हो गया, ये 40,000 से फिर जो बाद का समय है वो आपके यहां पर आ जाएगा 40 लाख से लेकर के जो 40,000 से लेकर के जो है 10,000 साल तक का समय। मतलब टोटल पूरा पाषाण जो है वो 10 लाख से 1 लाख हुआ। अब इसके 3 भाग हुए, निम्न पूरा पाषाण 10 लाख से 1 लाख, मध्य पूरा पाषाण 1 लाख से 40,000, और उच्च पूरा पाषाण वो 1 लाख से आपके जो 10 लाख से 1 लाख, 1 लाख से 40,000, और ये 40,000 से 10,000। तो इसमें जो निम्न पूरा पाषाण है, निम्न पूरा पाषाण का जो समय है वो 10 लाख से 1 लाख, मतलब ये आप कह सकते हैं कि सबसे लंबा समय जो था वो निम्न पूरा पाषाण का था। और ये पूरा का पूरा जनजातीय स्वरूप की संस्कृति थी, और यहां पर मुख्यतः जो मनुष्य पाया गया वो निएंडरथल प्रजाति का था। भाई जब इतिहास को अपन खंगालेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस और रामाकस नाम की प्रजातियां जो है ह्यूमन की थ्योरी के अंदर देखने को मिली आज से कई साल पहले, और ऑस्ट्रेलियापिथेकस और रामेकस जो है ये लोग मिले। उसके बाद धीरे धीरे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट चालू हुआ, और ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद जो है फिर निएंडरथल आए, निएंडरथल के बाद फिर जो है क्रोमैग्नॉन आए, फिर होमो इरेक्टस आए, फिर होमो सैपियंस आए, फिर होमो नुलेंदी आए, बहुत सारे आए। लेकिन ये जो निम्न पूरा पाषाण का पूरा समय था वो निएंडरथल पर बेस्ड था, और यहाँ पर छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे जिनको हम खंडक, है ना, या फिर हस्त कुठार, या फिर विदा रीढ़ी, इस प्रकार के नामों से जानते थे। मध्य प्रदेश में निम्न पूरा पाषाण से संबंधित जो मेन हिस्सा मिला वो हथनौरा में मिला। हथनौरा पे हम अभी डिटेल चर्चा करेंगे, ये नर्मदा घाटी के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, और अगर हम इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पे बात करें तो आज जो पाकिस्तान का सोहन घाटी वाला क्षेत्र है वो निम्न पूरा पाषाण से संबंधित है। जब हम भारत के इतिहास को पढ़ाएंगे पाषाण काल से, उसमें एक लंबी चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमारा जो स्वरूप है मध्य प्रदेश को लेकर है, तो 3 बातें निम्न पूरा पाषाण पे याद रखनी है। 10 लाख से लेकर के 1 लाख का समय पूरा पाषाण का था, और इस 10 लाख से लेकर के 10,000 साल तक का समय जो था पूरा पाषाण का था। पूरा पाषाण के 3 भाग हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण का समय था 10 लाख से 1 लाख, मध्य पूरा पाषाण 1 लाख से 40,000, उच्च पूरा पाषाण था आपके 40,000 से लेकर के 10,000। तो निम्न पूरा पाषाण में जो मेन बातें थी, मैंने मेन बातें आपको बताई कि सबसे लंबे समय तक था, लंबे समय तक मतलब 10 लाख से 1 लाख। जनजातीय स्वरूप था, निएंडरथल मनुष्य के बारे में बात थी। मनुष्य गुफाओं में रहता था, निवास करता था, शिकार का भक्षण करता था, और यहाँ पर जो हस्त कुठार या हैंड एक्स नाम के जो है औजार पाए जाते थे, विदरणी नाम के औजार पाए जाते थे। और मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में विशेष करके जो है इस प्रकार के जो है आपको साक्ष्य देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश के जो है आपके नर्मदा घाटी में खासतौर से हथनौरा। इसके अलावा नरसिंहपुर में जो भूतरा है, नरसिंहपुर में जो आपके भूतरा है, वहां पर भी आपको निम्न पूरा पाषाण के साक्ष्य मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर ही। इसके साथ साथ जो है आपको मंदसौर वाला इलाका, इसके बाद होशंगाबाद में महादेव, पिपरिया क्षेत्र, और कुछ चंबल घाटी के क्षेत्र में भी इस प्रकार के प्रमाण देखने को मिलेंगे। वहां पर काली मिट्टी, काली के बाद पीली मिट्टी, पीली के बाद भूरी मिट्टी, भूरी के बाद मिश्रित मिट्टी, इस प्रकार के कई जो है अवक्षेप देखने को मिले। और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने बताया आपको उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और पाकिस्तान में सोहन घाटी, ये पूरा निम्न पूरा पाषाण है।
और अलग अलग पुरापाषाण काल के क्षेत्रों को लेकर सोन घाटी को लेकर उत्खनन हो रहा है निसार अहमद जी के द्वारा, जी.आर. शर्मा के द्वारा, चंबल घाटी में विष्णु वाकटकर जी के द्वारा, नर्मदा घाटी में H.D. सांकलिया के द्वारा, है ना, और अन्य क्षेत्रों में जो है ग्वालियर वगैरह में बीबी लाल, अरुण सुनकिया, ये बहुत सारे लोग। अब मध्य पाषाण का जो समय है वो 1 लाख से लेकर के 40,000 है, और इस समय 1 लाख से 40,000 साल इस समय के जो मनुष्य थे उनको बेसिकली बोला गया होमो इरेक्टस। और इस समय जो हथियार के तौर पर यूज किया गया आपके बेदनी, छेदनी, खुरुचनी इस टाइप के थे। और बेसिकली जो महाराष्ट्र से लगा हुआ क्षेत्र है गोदावरी घाटी वाला, नेवासा वाला, वो बेसिकली मध्य पाषाण का राष्ट्रीय स्तर पर एग्जाम्पल है। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर देखें तो मंडला है, सोन घाटी है, मंदसौर है, नाहरगढ़ है, सीहोर है और भीमबेटका है। भीमबेटका भी कहीं ना कहीं मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ये यहाँ पर होमो इरेक्टस नाम के मनुष्य पाए गए। और तीसरा है 40,000 से लेकर के 10,000 उच्च पुरापाषाण, और यहाँ पे जो मनुष्य था निएंडरथल, होमो इरेक्टस के बाद तीसरा आ गया होमो सेपियंस। और मध्य प्रदेश में भी इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, और जो सोन नदी घाटी वाला क्षेत्र है वहां पर, यहाँ पे इसके उच्च पुरापाषाण के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और बेसिकली यहाँ आग की खोज हो चुकी थी और बाद के काल में इस पर कंट्रोल भी किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पे पुरापाषाण को लेकर वो काफी महत्वपूर्ण है, हथनोरों को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अरुण सुनकिया जी का 2018-19 में निधन हो गया, तो निश्चित तौर पे करंट से क्वेश्चन बन सकता है। तो पुरापाषाण काल में जो अरुण सुनकिया है, जिन्होंने 1982 में नर्मदा घाटी के क्षेत्र जो सीहोर में है, हथनोरा जो है, उस पर रिसर्च करी। और यहाँ पर जो है हथनोरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पॉइंट बना के हथनोरा लिख लें, क्योंकि भीमबेटका इस बार पूछ लिया है। तो पहली बात तो जो हथनोरा है वो आपका सीहोर में, दूसरी बात ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। और यहाँ पर मनुष्य की एक खोपड़ी मिली और विलुप्त हाथी के जो है वो भी जीवाश्म मिले। अरुण सुनकिया जी ने 2018 में इनका निधन हो गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 1982 में उन्होंने हथनोरा की खोज की थी, और बेसिकली हथनोरा को 5 दिसंबर 1982 को खोजा गया था। और यहाँ पर 70,000 साल पुराने कपाल के अवशेष मिले हैं। और हथनेरा के अंदर नर्मदा तट पर जब खुदाई हुई, वहां से जो मानव कपाल निकाला गया, उस मानव कपाल को वैज्ञानिकों के द्वारा नर्मदा मानव नाम दिया गया। तो आपको डेट भी याद रखना भैया, ये 5 दिसंबर 1982। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बता रहा हूं? इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो अरुण सुनकिया हैं वो 2018 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। एमपीपीएससी की आदत है, जो करंट में रहता है उसको क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी विष्णु वाकटकर जी के जो है शताब्दी वर्ष मना रही थी मध्य प्रदेश सरकार, तो इसलिए पूछ लिया था। तो हथनोरा निश्चित तौर पर आप आईएमपी लगा लीजिए, हथनोरा को आईएमपी लगा लीजिए। 5 दिसंबर 1982 और पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। पुरापाषाण काल आज से 10 लाख से 1 लाख साल पहले। और पुरापाषाण के 3 भाग हैं। निम्न पुरापाषाण जो 10 लाख से लेकर 1 लाख है, और उसके बाद मध्य पुरापाषाण जो 1 लाख से 40,000 है, और फिर उसके बाद उच्च पुरापाषाण जो कि 40,000 से 10,000 है। और पूरा का पूरा पुरापाषाण वो जो है वो 10 लाख से लेकर के 10,000 साल पुराना है। और पुरापाषाण काल में सबसे लंबा समय जो है निम्न पुरापाषाण काल का रहा है। बीबी लाल ने जो है ग्वालियर में उत्खनन का कार्य किया। निसार अहमद जो है उन्होंने सोन घाटी में उत्खनन का कार्य किया। जबलपुर बेड़ाघाट, इसको यूनेस्को की सूची में भी नामांकित किया गया, वो भी पुरापाषाण काल से संबंधित अवशेष है। और यहाँ पर स्तनधारी पशुओं के अवशेष मिले, बहुत सारी चीजें हुई। इतिहास को लेकर मैंने कुछ बातें बताई गई ऐतिहासिक धरोहरों की, क्योंकि पद चिन्ह है इसलिए जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तत्कालीन परिदृश्य में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। अब जो अगला यहाँ पर जो पड़ाव है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा देखेंगे हम। भीमबेटका इस बार हालांकि पूछ चुका है, लेकिन मुख्य परीक्षा में हो सकता है कि फिर से पूछ लिया जाए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है इस पे भी जो है थोड़ी चर्चा यहाँ पर कर लें, है ना। तो भीमबेटका को थोड़ा सा देख लेते हैं। भीमबेटका रायसेन में है, अब्दुल्लागंज में, और पुरापाषाणकालीन अवशेष है। विष्णु वाकटकर साहब ने 1957-58 में इसका रिसर्च किया। बीबी मिश्रा जी इनके उत्खनन कार्य में वो भी सपोर्टिव थे। और 1962 में यहाँ पर जितने भी मानव शैलाश्रय हैं उनके यहाँ पर खोज की गई। और भीमबेटका को लेकर एक विशेष बात यह है कि रायसेन में है, और यहाँ पर गुफाओं में पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले। हस्त कुठार जो है, विदरणी है, एल्युएशन है, इस प्रकार के उपकरण मिले। तो भीमबेटका को लेकर जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो रायसेन में, दूसरा एक खास बात है कि ये मध्य पाषाण से लेकर के नवपाषाण के बीच में, मध्य पाषाण से लेकर के नवपाषाण के बीच में है ना। एक तो रायसेन में है अब्दुल्लागंज के पास, दूसरा वाकटकर जी ने 57-58 में खोज की, जो भी पीएससी ने 25 जुलाई को पूछा था। बीबी मिश्रा जी ने सहयोग किया। 62 में यहाँ पे मानव शिलाश्रय मिले। 1990s में इसको राष्ट्रीय स्मारक सूची घोषित किया गया, और 2003 में जो है यूनेस्को ने जो है अपनी सूची में इसको शामिल किया। इंपॉर्टेंट है। अगली बात,
2003 में यूनेस्को की सूची के बाद ये चर्चा में है। यहाँ पर पांडवकालीन गुफाएं हैं, भित्ति चित्र हैं, बहुत सारे उनके अनुपम साक्ष्य मिलेंगे, कुछ कलर्ड चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब ये तो बात हुई पूरी की पूरी पूरा पाषाण काल की जो हमने चर्चा करी। अब पूरा पाषाण काल के बाद हमारी अगली चर्चा होने वाली है मध्य पाषाण पे। तो मध्य पाषाण पे जाने के पहले हमने पूरा पाषाण को एक बार रिवाइज कर लेना है कि पूरा पाषाण में हमने क्या क्या पढ़ा। अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो हम करेंगे यहाँ पर मध्य पाषाण पे। मध्य पाषाण का समय मैंने वही बताया ना, पूरा पाषाण था 10 लाख से लेकर के 10,000। पूरा पाषाण के 3 भाग थे, निम्न पूरा पाषाण 10 लाख से 1 लाख, मध्य पूरा पाषाण 1 लाख से 40,000, उच्च पूरा पाषाण आपके जो है 40,000 से 10,000। अब बात करेंगे हम 10,000 से 7,000 मध्य पाषाण। मध्य पाषाण की बात करेंगे तो भाई मध्य पाषाण जो था बेसिकली, मध्य पाषाण की अगर हम बात करेंगे तो मध्य पाषाण इस समय छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे। उनको छोटे छोटे हथियारों को जो है माइक्रोलिथ बोला गया। छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे। इस पहली मतलब समय याद रखिए 10,000 से लेकर के 7,000। 10,000 से लेकर कितना हो गया भैया 7,000। छोटे छोटे हथियार होते थे, छोटे छोटे हथियार होते थे। छोटे छोटे हथियार को क्या बोला गया, माइक्रोलिथ बोला गया। और इस पूरे पर्टिकुलर स्थल इसका जो है वो आदमगढ़ है। आदमगढ़ कहाँ पे, नर्मदा नदी के तट पर है और ये होशंगाबाद में, नर्मदा नदी के तट पर है, होशंगाबाद में। इसकी खोज किसने की थी, आरवी जोशी ने की थी, है ना। मानव के साथ यहाँ पे कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। जैसे राजस्थान में बागोर में मिले थे, वैसे ही जैसे राजस्थान में बागोर में मिले थे वैसे मध्य प्रदेश में जो है वो आदमगढ़ में मिले हैं। तो मध्य पाषाण पहले तो 10,000 से 7,000। दूसरा, इसकी पूरी की पूरी जो मध्य पाषाण की खोज की वो जॉन इवांस ने की, है ना। जैसे पूरा पाषाण की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने की थी, वैसी मध्य पाषाण की खोज किसने की, जॉन इवांस ने की। जी.एल. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल के कुछ जो है उपकरण प्राप्त किए हैं, जिनको मध्य पाषाण का जो है पहला साक्ष्य माना जाता है 1867 में। 250 साल पूरे हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। विंध्य क्षेत्र में खोज की किसने, जी.एल. कार्लाइल ने। पुरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का एक प्रकार का यह ट्रांजेनिक पीरियड था, संक्रमण काल था। पशुपालन पर, एनिमल हस्बेंड्री पर यह बेस्ड था और बहुत सारे मौसम संबंधित घटनाएं हुई, इसलिए बहुत सारे परिवर्तन यहां पर देखने को मिले। खास तौर से आदमगढ़ इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भीमबेटका पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि भीमबेटका बेसिकली मध्य पाषाण और नव पाषाण से संबंधित है। तो ये भीमबेटका भी यहां पर आ जाएगा, भीमबेटका। तो भीमबेटिका जो है, भीमबेटिका ये भी इससे रिलेटेड है। इसके अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है वो है बोधोर, जो सीधी के पास में, बोधोर, है ना। बोधोर ये सीधी के पास में, विंध्य प्रदेश में। बोधोर ये सीधी के पास है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पूछ ले। बोधोर नया शब्द है, बोधोर याद रखेंगे आप, बोधोर, है ना। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब आप जरूर पढ़ें। ये किताब मैं आपको बता रहा हूं प्राचीन काल के लिए, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की किताब पढ़े। इसमें और भी बहुत सारे जो है स्थल यहाँ पर दिए हुए हैं साहब, इसमें और भी बहुत सारे स्थल दिए हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये टेबल बनी हुई है और ये टेबल में बहुत सारे और स्थल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। इन पूरे स्थलों को आप पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। अगर आप किताब परचेस नहीं कर पा रहे हैं तो जो है किसी से ले करके पढ़ें, लाइब्रेरी में जाकर के बैठ करके, और उसकी किताब से मेन पॉइंट को नोट करके जो है नोट डाउन करके उसको जो है किताब को जो है फिर वापस भी कर दे। लेकिन जरूर एक बार जो है जो खासतौर से मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे हैं उनको इस किताब को जो है अध्ययन करना चाहिए और काफ़ी उपयोगी किताब है ये। और टेक्स्ट बुक जो है उनसे पढ़ने की आदत डालें, है ना। एक कुंजी, गाइड और 20 प्रश्न, 10 प्रश्न, इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज की आदत है उसको थोड़ा आप छोड़ दें अगर आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, है ना। क्योंकि जब तक आप गहराई में नहीं जाएंगे तब तक आप ऊंचाई में नहीं जाएंगे और फिर छोटी छोटी जो टॉपिक्स हैं वो आपकी परीक्षा में गलत हो जाएंगी और उससे आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं क्या है, रुक जाएगा। तो ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो है खासतौर से प्राचीन भारत वाली जो किताब है साहब, इसको आप ज़रूर देख लें एक बार अच्छे से मन लगा करके, ठीक है। ये देखेंगे ये किताब है, मैं इसका कवर पेज आपको दिखा रहा हूँ, है ना। इसको एक बार ज़रूर आप देख लें। ये देखिए इसमें हमने ड्रा किया हुआ है, ये पूरा का पूरा देखिए एक एक चीज़ इसमें दी हुई है बहुत अच्छे से, है ना। बढ़िया मन लगा करके किताब लिखी गई है और आपको भी मन लगा करके, ध्यान लगा करके इस पूरी किताब को जो है एक बार इसके स्थलों को जो है पूरा पढ़ लीजिए। आदमगढ़ पूरा दिया है इसमें, पूरा पाषाण काल से संबंधित, है ना। आपके भीमबेटका पूरा दिया हुआ है ना। और एक एक स्थल देखिए, अब ये जैसे एक नया स्थल ये दिया हुआ है आपके अट्टू खास, ये खंडवा में है। अट्टू खास पुरातात्विक स्थल दे देगा, अट्टू खास कहाँ पर है। इसके अलावा अट्टू खास के बाद ये दिया हुआ है
अमील कोनी ये आपके रीवा के पास है ना, इस तरीके का कुछ दे देगा तो आदमी तो जो है पढ़ा लिखा सब बराबर हो जाएगा उसका। अट्टू खास दे देगा, आवरा पता है आपको किताबों में मिल जाता है ना, अट्टू खास दे देगा, अमील कोनी दे देगा, जैसे यहाँ पे बोधोर दिया हुआ ना, तो इस प्रकार की चीजें भैया ना ये याद रखेंगे ना। ये पुरातात्विक स्थल है, अट्टू खास भी याद रखिएगा, अट्टू खास ये भी पुरातात्विक स्थल है। अट्टू खास ये अट्टू खास जो है, और अमील कोनी है ना, ये भी याद रखेंगे आप। अमील कोनी जो है रीवा में है ना, ये सब इसी समय के स्थल। पढ़ना पड़ेगा भैया, मन लगाना पड़ेगा ना, जब तक गहराई में नहीं जाओगे तब तक जो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, भूल जाओ। तो ये आपके मध्य पाषाण के साक्ष्य जो कि 10,000 से 7 साल, ये आपके खेड़ीनामा है, खेड़ीनामा होशंगाबाद वाला, खेड़ीनामा है होशंगाबाद वाला, आदमगढ़ है होशंगाबाद वाला, भीमबेटका है आपके रायसेन वाला। इसके बाद जो है आपके होशंगाबाद पचमढ़ी में जो पचमढ़ी में द्वीप है, धूपगढ़ जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पे जम्मू द्वीप और डोरथी द्वीप है ना, जम्मू द्वीप और जो है डोरथी द्वीप, वहां पर जो है ये स्थल आपको देखने को मिलेंगे। ये वाले ये पूरे स्थल दिख रहे हैं आपको, देखो खेड़ीनामा है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है ना, ये जम्मू द्वीप है, डोरथी द्वीप है, पूछ लेगा परीक्षा में, जम्मू द्वीप डोरथी द्वीप पूछ लेगा, जम्मू द्वीप कहाँ पे, डोरथी द्वीप कहाँ पे है ना, ये पूछ लेगा, ये वाला ये पूछ लेगा, डोरथी द्वीप जम्मू द्वीप है ना, याद रखेंगे, मामा भांजा सैलाश्रय के पास में ही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेंगे, ये खेड़ीनेमा होशंगाबाद है, आदमगढ़ होशंगाबाद है, नर्मदा नदी के तट पर भीमबेटका है रायसेन, और ये पचमढ़ी में जो है जम्मू द्वीप है, जम्मू जम्मू कश्मीर लगा के मत आ जाना, और डोरथी द्वीप है ना, ये देख लेंगे एक बार, पशुपालन से संबंधित था। खास बात और जो आदमगढ़ है इसको वर्ल्ड की माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहते हैं। माइक्रोलिथिक फैक्ट्री क्यों कहते हैं? वर्ल्ड की छोटे छोटे यहाँ पर हथियार मिलते हैं। खेल क्रीड़ा केंद्र भी इसको कहते हैं। माइक्रोलिथिक फैक्ट्री इसको वर्ल्ड की कहा जाता है। छोटे छोटे जो है हथियार यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसको जो है माइक्रोलिथिक फैक्ट्री भी जो है आदमगढ़ को कहा जाता है, खेल क्रीड़ा भी कहा जाता है। पहला जो यहाँ पे पालतू पशु था वो कुत्ता था, याद रखेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो नदी के किनारे पे जो है तट पे रहते थे। ऐसा सरयू नदी के किनारे कुछ प्रमाण देखने को मिले हैं, और भीमबेटका के शैल चित्रों को देखकर ये पता चलता है कि वो मध्य पाषाण कालीन रहे हैं और 10,000 से 7,000 साल पुराने हैं। तो इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ के जाइए। और पहली बार पशुपालन के जो साक्ष्य वो आदमगढ़ में मिले, जैसे राजस्थान में मिले भागौर में, वैसे मध्य प्रदेश में पहली बार पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश में पशुपालन के साक्ष्य जो आदमगढ़ में मिले है ना। यहाँ पे मालिक के साथ जो है कुत्ते को भी जो है दफना दिया जाता था, ये आपको याद रखना है। मध्य पाषाण के बाद भैया अगला है नव पाषाण। अभी तक हमने पूरा पाषाण में देखा 10 लाख से 1 लाख, उसमें निम्न पूरा पाषाण में जो है वो पूरा पाषाण में 10 लाख से 10,000, तो उसमें निम्न पूरा पाषाण में जो हमने देखा वो देखा 10 लाख से आपके टोटल 10,000 था पूरा पाषाण में, तो निम्न पूरा पाषाण में 10 लाख से 1 लाख, मध्य पूरा पाषाण में 1 लाख से 40,000, निम्न पूरा पाषाण मध्य पूरा पाषाण में 1 लाख से 40,000, और फिर उसके उच्च पूरा पाषाण में जो है 40,000 से 10,000। उसके बाद हम आ गए मध्य पाषाण में, तो मध्य पाषाण में हो गया 10,000 से 7,000। अब है नव पाषाण, तो नव पाषाण अब 7,000 रुपए के रुका था, तो नव पाषाण हो गया 7,000 से 4,000, क्योंकि जो आपका भीमबेटका है वो मध्य पाषाण और नव पाषाण दोनों के संक्रमण काल के बीच का है। तो नव पाषाण जो है वो 7,000 से 4,000 के बीच का है। और अभी तक लोग शिकार कर रहे थे, उसके बाद लोग जो है पशुपालन कर रहे थे। पहले शिकार कर रहे थे, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन कर रहे थे, फिर बाद में जो है वो कृषि करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे और एग्रीकल्चर करने लगे। अब यहाँ पर जब छोटे छोटे हथियार बनने लगे, देखने लगे तमाम चीजों को, तो नव पाषाण को जो है इसको रिसर्च किया डॉक्टर, जैसे उसको किया था किसने, रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने किया था पूरा पाषाण काल को, और पूरा पाषाण के तीनों रिसर्च किया था उसके। जॉन इवांस ने किया था मध्य पाषाण काल को, और इस पूरे समय को जो है डॉक्टर प्राइम रोज ने जो है इसको रिसर्च किया। भैया आपको पढ़ना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, अगर आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं परमिला कुमार की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं आपको मध्य प्रदेश इतिहास आजकल हिंदी ग्रंथ अकेडमी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, स्पोर्ट्स वगैरह जीके वगैरह करंट पढ़ना चाहते हैं, रोजगार निर्माण में संबंधित चीजों को मध्य प्रदेश की देखना पड़ेगा। जब तक आप मध्य प्रदेश को इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश पे आपकी पकड़ मजबूती के साथ प्री मेंस के दृष्टिकोण से नहीं बनने वाली है। और किसी भी एग्जाम को फाइनली क्रैक करना है मध्य प्रदेश की पीएससी में, तो मैं 1000 बार बता चुका हूं अपनी ऑफलाइन क्लास में, और आपको भी बता दूं ऑनलाइन क्लास में, कि मध्य प्रदेश 40% तैयार करना पड़ेगा, जीएस 30 से
35% करना पड़ेगा। और टेक्निकल टॉपिक जो अदर टॉपिक हैं जैसे कंप्यूटर है, आईटी है, स्पोर्ट्स है, करंट अफेयर्स है, या फिर आयोग है, या फिर साइंस से संबंधित चीजें हैं, तो वो 40% के आसपास, मतलब 30 से 40% के आसपास। तो मध्य प्रदेश का वेटेज ज्यादा रहने वाला है और 100% रहने वाला है। जीएस का भी वेटेज रहेगा और अदर टॉपिक जो टेक्निकल है उसका भी वेटेज रहेगा। प्री निकालना है तो आपको मध्य प्रदेश पे पकड़ मजबूती के साथ रखनी पड़ेगी। अब नवपाषाण में डॉक्टर प्राइम रोज ने खोज की 7,000 से 4,000 लोगों को। अब शिकार करते करते, लोगों को पशुपालन करते करते अब व्यवहारिक तरीका खेती करने का आ गया और लोगों ने अपना थोड़ा स्थायी जीवन करना चालू किया। लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया। लोगों को लगने लगा अब कब तक ऐसा जीवन जिएंगे खाना बदोश टाइप का। अब यहाँ पे कृषि का प्रयोग चालू हुआ व्यवहारिक स्तर पर। मध्य पाषाण काल से छोटे और मध्य पुरापाषाण काल से बड़े टाइप के यहाँ पर जो है शस्त्र मिलने लगे। पाषाण काल से थोड़े से छोटे और मध्य पुरापाषाण काल से थोड़े से बड़े बीच वाले। और यहाँ पे जो उपकरण मिले वो न्यूलिथिक मिले। और पहली बार कृषि की साक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान से मिले, मेहरगढ़ से, और मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे स्थल थे जैसे भीमबेटका रायसेन, जैसे दमोह के पास हटा, जैसे पचमढ़ी के पास मामा भांजा शैलाश्रय, जैसे दमोह में संग्राम घाटी। इसके अलावा जो आपके श्यामला हिल भोपाल वाला इलाका, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको नवपाषाण मतलब 7,000 से 4,000 साल पुराने प्रमाण मिले। चाहे आप एरण देख लो, चाहे आप जितवारा देख लो, बेड़ा घाट देख लो, तिलवारा घाट देख लो, लमेटा हिल देख लो, जबलपुर वाला हटा दमोह संग्राम घाटी देख लो, मामा भांजा शिलाश्रय मोस्टा एमपी ये देख लो, जितने स्थल है, भोपाल का आपका श्यामला हिल्स वाला बेरागढ़ वाला इलाका देख लो, संग्राम घाटी देख लो, दमोह वाली, ये सारे के सारे स्थल जो है ये नवपाषाण से रिलेटेड। और नवपाषाण को किसने खोजा? डॉक्टर प्राइम रोज ने खोजा। भाई सबसे पहले पुरापाषाण को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्रूसफील्ड ने तमिलनाडु में 1867 में। जॉन इवंस ने कब खोजा? मध्य पाषाण को खोजा। नवपाषाण को किसने खोजा? डॉक्टर प्राइम रोज ने खोजा। जब तक कंसेप्चुअल नहीं पढ़ोगे गहराई में जाके समस्याएं बनी रहेंगी। इसके बाद आया नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण, क्योंकि अब जो नवपाषाण था उसका रूपांतरण हो गया किसमें? ताम्रपाषाण में। और तांबे का कल्चर आ गया, तांबे की संस्कृति आ गई और तांबे का संस्कृति कहीं ना कहीं प्रवेश कर गया। और ताम्रपाषाण के बाद फिर आया महापाषाण। तो जो तांबे का समय आया, अभी तक जो था जो भी काम था वो स्टोन एज वाला था। अब जो चीजें आ गई वो आ गई तांबे वाली। तो तांबे का जो समय आया, पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग होने लगा। और जितनी भी 2000 से 1000 के बीच में बस्तियां मिली ताम्रपाषाण मिली। जैसे अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो गुजरात में जो प्रभास जो थी कल्चर थी, पूरे गुजरात के अंदर अगर हम देखेंगे तो गुजरात में जो था वो प्रभास संस्कृति थी। गुजरात में जो थी वो प्रभास संस्कृति थी। आपके पाकिस्तान वाले एरिया में जो थी वो सोहन घाटी संस्कृति थी, जिसको कि हम झूकर संस्कृति भी कहते हैं, जिसको कि हम झूकर संस्कृति भी कहते हैं। प्रभास संस्कृति कहते हैं गुजरात में, प्रभास संस्कृति कहते हैं गुजरात में, सोहन घाटी या झूकर संस्कृति कहते हैं पाकिस्तान में, है ना। महाराष्ट्र में जो संस्कृति थी उसको जौरवे संस्कृति कहते हैं। राजस्थान में जो संस्कृति थी उसको हम आहड़ या बनास संस्कृति कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो संस्कृति थी तांबे से संबंधित, जहां पत्थर का तांबे का प्रयोग किया गया, उसको हम मालवा संस्कृति कहते हैं। एक बार दिमाग में फिर से रखें, महाराष्ट्र वाली को जौरवे संस्कृति कहते हैं, गिलुंद वगैरह जहां पे मिला था जौरवे संस्कृति कहते हैं, गिलुंद वगैरह, इनामगांव वगैरह। उसके बाद जो आपके बनास संस्कृति या जो है आहार संस्कृति राजस्थान वाले को कहते हैं, है ना। इसके बाद जो है मालवा संस्कृति जो है ये आपके नावदा, टोली, कायथा और डांगवाला और एरण, ये सारे स्थलों कहते हैं। और इसके अलावा गुजरात में उसको प्रभास संस्कृति कहते हैं। और जो झूकर संस्कृति है वो आपके पाकिस्तान वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिली, सारी चीजें यहाँ पर जो है देखने को मिली। इसके बाद वाला क्या हुआ भैया मामला? ये ताम्रपाषाण बस्ती आ गई। तो ताम्रपाषाण बस्ती में हमने ये सारी चीजें यहाँ पर देखी। अधिकांश जो है उत्तर भारत के साक्ष्य में तांबा के साथ पत्थर। इसमें कायथा है उज्जैन में, है ना, कायथा है जिसको वीएस वाकटकर ने 64 में खोजा था, है ना। और ये मध्य प्रदेश की पहली जो है ताम्रपाषाण बस्ती है। निश्चित तौर पर प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश की पहली ताम्रपाषाण बस्ती कौन सी है? तो ये कायथा है जिसको 1964 में वीएस वाकटकर ने खोजा था। और मध्य प्रदेश की ये पहली ताम्रपाषाण बस्ती है। तांबे की चूड़ी, ये सारी चीजें मिले। उज्जैन से करीब करीब
इंदौर उज्जैन के बीच में एक तराना तहसील है, काली नदी सिंध पर, वहां पर ही देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके डांगवाला है, आवरा है, खेड़ीनामा है, खलघाट है, धार के बाद इंदरगढ़ है, कसरावद है खरगोन में, ये सारे स्थल भी आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे सेकंड स्थल जो है, सेकंड स्थल है आपके नावदटोली, ये खरगोन में, खरगोन के महेश्वर में। ताम्रपाषाण है, ये भी है ना, खरगोन में है, मंदसौर में है, और ये भी जो है वो बेसिकली ताम्रपाषाण है, खरगोन में है, महेश्वर में, और ताम्रपाषाण है। और एच.डी. सांकलिया के द्वारा, हर्षमुख धीरजलाल सांकलिया के द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद नागदा है, नागदा उज्जैन के पास, ये भी ताम्रपाषाण बस्ती है ना, अमृत पांडे जी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। उसके बाद जो है एरण है, बीना नदी के तट पर है ना, सती प्रथा के प्रमाण भी मिलते हैं, कृष्णदत्त वाजपेयी के द्वारा इसकी खोज की गई। ताम्रपाषाण काल के भी साक्ष्य हैं, तांबे की कुल्हाड़ी, सोने के गौल, ये चित्र मिले। गुप्त काल में भानु गुप्त का शासन के समय एरण अभिलेख मिला है कि इनका जो सेनापति था गोपाल राज, उसकी पत्नी ने सती प्रथा के अंतर्गत अपनी जो है प्राण त्याग दिए थे, सती प्रथा के प्रमाण मिले। बेसनगर विदिशा, जिसको डी.आर. भंडारकर जी ने खोजा है। आवरा मंदसौर इससे संबंधित, और आवरा एक ऐसा स्थल है जिसके रोमन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर चर्चा की जाती है। अब भैया पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल जो 10 लाख से 10,000 साल हो गया, उसके बाद 10,000 से 7,000 साल जो हो गया मध्य पाषाण हो गया, मध्य पाषाण के बाद नवपाषाण हो गया 7,000 से 4,000, उसके बाद फिर ताम्रपाषाण, और ताम्रपाषाण के बाद महापाषाण। महापाषाण कुछ नहीं है, ताम्रपाषाण का ही जो है उत्तरोत्तर विकास हुआ दक्षिण भारत में जैसा हो रहा था, और यहाँ पर अब जो है लोहे का प्रयोग होने लगा। मध्य प्रदेश में जो महापाषाण के साक्ष्य हैं वो आपके ग्वालियर में है, भिंड में है, रीवा में है, और इसके अलावा मुरैना में है। पूरा का पूरा चंबल वाला चित्र, ग्वालियर, भिंड, रीवा, मुरैना, है ना, रीवा मुरैना, तो ग्वालियर हो गया, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, और ये रीवा याद रखेंगे विंध्य प्रदेश में, और आपका सिवनी, ये आपका महापाषाण वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर हो गया। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने ये चीजें बताई। और कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में किसी प्रकार का कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा ये हमारी क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, और इस बार हमने जो है थोड़ा बदलाव किया है, कुछ तथ्यात्मक चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया है। हमने आपको जैसे कुछ एक दो चीज़ें बताई अभी कि भाई अटूट खास जो है खंडवा में है, ये पूरा पाषाण कालीन है। अमील कौनी जो रीवा में है, ये भी पूरा पाषाण कालीन अवशेष है यहाँ पर, है ना। ग्रंथ अकेडमी को ज़रूर पढ़ें, हमारे वीडियोस पढ़ लें भैया, है ना। इतने दिन में कैसे होगा, होगा नहीं होगा, ये सब बात करने से तो कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो पढ़ने से होगा, है ना। तो पढ़ाई लिखाई करें, है ना। अच्छे दिन नहीं तो कैसे आएंगे आपके, ये आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। निगेटिव चीज़ों की तरफ जो है अपना ध्यान ना भटकाएं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के, कांस्य युगीन सभ्यता के किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं है, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के आद्य इतिहास को अगर प्रोटो हिस्ट्री को देखें तो लिखित साक्ष्य है, परंतु क्या लिखा है हम नहीं पढ़ सकते, है ना। और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कुछ वर्णन हालांकि मिलता है, लेकिन उसके भी प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण नहीं है। वैदिक सभ्यता के बारे में यह है कि भाई उत्तर वैदिक काल में निषाद लोग थे, अनार्य जाति के लोग थे, और नागवंश था, उसके संस्थापक जो थे मुचुकुंद, उन्होंने मंधाता नगर जो आज की ओमकारेश्वर उसको बसाया था। एक है यादव वंश था, उसके शासक थे महिष्मत, उन्होंने महिष्मती या महेश्वर को बसाया था, दोनों ही मालवा में, है ना। ओमकारेश्वर में जो है वो ज्योतिर्लिंग भी है। और वैदिक काल में नर्मदा का नाम रेवा था, चंबल का नाम चर्मावती था, केन का नाम सुक्तमती था, ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, हाँ, वैदिक काल के अंदर। अब ये कुछ पुराने नगर हैं जिनको जाना जाता था, जैसे कि आपके ग्वालियर, ग्वालियर को कहते थे बेसिकली वत्स कहते थे इसको, ग्वालियर को क्या कहते थे बेसिकली वत्स कहते थे ग्वालियर को। अनलपुर कहते थे शिवपुरी को, है ना। दसपोर जो आपके बुनकर से संबंधित है, ये मंदसौर को कहा जाता था। इसके बाद उज्जैन का नाम अवंती हुआ करता था, एरण स्वभोग नगर कहते थे, दमोह को तुंडीकर बोलते थे, त्रिपुरी जबलपुर को बोलते थे, भेलसा या दर्शान जो है वो विदिशा को बोलते थे, नीलकंठी जो है छिंदवाड़ा को कहते थे, अनूप जो है वो निमाड़ को कहते थे, है ना। तो ये आपको पूरे यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये सारा का सारा जो है आपको यहाँ पे रखना है, ये सारा का सारा जो है यहाँ पे रखना। अब बात करते हैं अपन मध्य प्रदेश में महाकाव्य की। तो रामायण काल को लेकर कुछ प्रमाण है कि सीता जी का हरण जो है दंडकारण्य जंगल में हुआ था, और जो तमसा नदी उसके किनारे वाल्मीकि आश्रम था, आज की डेट में चित्रकूट में रामघाट और भरत मंदिर है। महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सब पौराणिक कथाएं हैं, है ना। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग जब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में तो बताएंगे। तो दर्शान जो विदिशा में, और जो चेदी छत्रपुर है वहाँ के शासकों के बारे में बोला जाता है कि महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ दिया था।
इसके अलावा महिष्मती है, अवंती है, विदर्भ है। यहाँ पे निषाद जाति के जो थे उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। ऐसा रामायण और महाभारत को लेकर भी कुछ बेसिक प्रमाण मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो भारत के 16 महाजनपद थे, जो अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ से जानकारी मिलती कि 600 BC में जब जैन ग्रंथ और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था तो 16 महाजनपद जो पूरे देश में उदय हो रहे थे, तो मध्य प्रदेश में भी 2 महाजनपद थे। एक अवंती जिसमें उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिण अवंती की जो राजधानी थी वो थी महिष्मती। उस समय यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे थे। और इसी अवंती के अंदर खास तौर से महिष्मती राजधानी थी दक्षिण अवंती की, उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन थी और वर्तमान का उज्जैन बोल सकते हैं, वर्तमान का महेश्वर। बाद में वत्स जो आज का ग्वालियर है, अनूप जो आज का निमाड़ है खंडवा खरगोन वाला, और आज का अनलपुर जो शिवपुरी है, ये भी कहीं ना कहीं अवंती महाजनपद का भाग था। मतलब अवंती के अंदर में क्या क्या था, वत्स भी था ग्वालियर, इसके अलावा अनूप भी था निमाड़ वाला हिस्सा, और इसके अलावा शिवपुरी वाला जो अनलपुर था वो भी हिस्सा था। दूसरी महाजनपद थी चेदी जिसकी राजधानी सुक्तमती थी। यमुना और विंध्य पर्वत के बीच वाला क्षेत्र, वर्तमान पूर्वी बुंदेलखंड वाला एरिया, और इसमें दर्शान जो आज की डेट में विदिशा और तुंडीकर जो आज की डेट में दमोह है वो इसका भाग था। मतलब दर्शान मतलब आज की डेट में विदिशा और तुंडीकर मतलब आज की डेट में जो है दमोह वाला इलाका। अभी मैंने आपको मैपिंग में ये चीज़ दिखाई भी थी, ठीक है, एक बार आपको फिर से दिखा देंगे। और ये देखिए, ये उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैन थी, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी, बीच से जो नेत्रावती नदी थी, और इधर चेदी महाजनपद था जिसकी राजधानी सुक्तवती थी। आज की डेट में केन बेतवा नदी के संदर्भ में इसको देखा जा सकता है। वर्तमान में जो नदी जोड़ो परियोजना पहली चालू हुई यही हुई है ना। इसके अलावा महाजनपद युग में तमाम जानकारी आपको मैंने बताई कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर ये अवंती और चेदी था। तो अवंती के बारे में मैंने बताया कि भाई पश्चिम मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था अवंती, है ना। ये पश्चिम और मध्य मालवा के क्षेत्र में ये आपका अवंती यहाँ पर बसा हुआ था। ये पूरा जो लोकेशन आप देख रहे हैं अवंती का, और ये बगल में चेदी है अवंती, और ये राजधानी इसकी उज्जैनी थी और इसकी महेश्वरती थी। और यहाँ पे चंड प्रगोत जो था वो उस समय अवंती बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। चंड प्रगोत का पुत्र पालक अवंती का अगला राजा बना था। ये बड़ा फेमस राजा था चंड प्रगोत, है ना। इस पर अपन अभी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो अवंती और चेदी वाला जो मामला है इसको आपको लेके चलना। मतलब 600 BC के आसपास जो है 16 महाजनपदों में से 2 महत्वपूर्ण महाजनपद मध्य प्रदेश में थे, और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। उसमें अवंती और दूसरा है आपका चेदी। अवंती ऋग्वेद में जो है हमको उल्लेख मिलता है कि अवंती शब्द का उल्लेख मिलता है। वराह पुराण में ऐसा कहा गया है कि उज्जैन जो है वो भारत के 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक है ना। अभी प्री में क्वेश्चन भी आया था कि जो है ना आपके 7 नारायण 9 ग्रहों की चक्कर लगाने से जितना पुण्य नहीं मिलता है उतना उज्जैन में जाके महाकाल के दरबार में चक्कर लगाने से मिलता है। तो उज्जैनी के बारे में ही कहा जाता है। वराह पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि ये 7 मोक्षदायिनी नगरों में से एक है और बहुत महत्वपूर्ण है ना। काफ़ी फेमस क्षेत्र, वाणिज्यिक केंद्र भी हुआ करता था। और यहाँ के प्रमुख शहर हैं कुरटधर, सुदर्शनपुर, है ना। वत्स जनपद के बारे में चर्चा करी हमने, जो ग्वालियर वाला हिस्सा, अनूप निमाड़ के बारे में चर्चा की, अनलपुर के बारे में चर्चा की। इसके बाद जो है ना अभी क्वेश्चन आ गया था आपके, अजात शत्रु का भी समय कुछ समय तक रहा यहाँ पे, और अजात शत्रु ने भी यहाँ पर कुछ समय तक जो है शासन किया। बाद में जो बिंबिसार का लड़का था, और मगध और अवंती राज्यों के बीच में हमेशा से द्वेष रहा है। बाद में फिर अंतिम शासक जो था शिशुनाग वंश का, उसके साथ उनका आक्रमण हुआ, और तमाम पटापेक्ष के बाद जो है फिर यहाँ पे जो है शिशुनाग वंश आ गया। तो ये जो है फिर कालाशोक यहाँ का राजा बन गया। तो मध्य प्रदेश का जो अवंती है वो कहीं ना कहीं मौर्य काल में भी जो है कहीं ना कहीं रहा, मौर्योत्तर तक रहा और हमेशा रहा। उसके चेदी है, ये बुंदेलखंड का पूर्वी हिस्सा है, हमने पढ़ाया था, इस पर चर्चा की थी, है ना। तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। और दर्शान जो वर्तमान का जो भाग है विदिशा वाला वो इसका हिस्सा है। विदिशा वाला जो दर्शान है वो कहीं ना कहीं इसका ये यहाँ पे हिस्सा है चेदी का, और तुंडीकर जो दमोह है वो इसका हिस्सा है। और हमने एक राजा का यहाँ पे नाम लिया था प्रघोत वंश, है ना। तो हमें पुराणों से ऐसी जानकारी मिलती है कि जो अवंती का एक राजा हुआ करता था उसका नाम चंड प्रघोत हुआ करता था, और ये बुद्ध के समकालीन थे। और हर्षचरित्रम जो ग्रंथ है उसमें इनका नाम जो है पुणिक लिखा हुआ है, ठीक है। चंड प्रघोत जो है बेसिकली ये बहुत शक्तिशाली राजा था, इसलिए इनको चंड कहा जाता था। जो बेसिकली बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, उसमें जो है इनके बारे में बताया गया कि इनके बिंबिसार से बहुत मधुर संबंध थे। इनको एक भयानक रोग हो गया था, बाद में जो है
आपके बिंबिसार ने अपने जो आपके राजवैद्य हैं जीवक, उनको दरबार में भेज करके जो है इनका उपचार कराया था। और ये जो है चंडप्रघोत एक हाथी पालन में विशेषज्ञता इनके हाथ में था। बाद में चंडप्रघोत वंश के अंतिम शासक जो थे वो नंदीवर्धन थे, और नंदीवर्धन के साथ ही जो है इनका शासन वहाँ पे समाप्त हो गया था। अब हम चर्चा करेंगे मौर्य काल की। मौर्यकालीन मध्य प्रदेश की चर्चा यहाँ पर होगी। तो मौर्यकालीन मध्य प्रदेश में सबसे खास बात यह है कि अवंती राज्य जो मध्य प्रदेश में स्थित था, वहाँ पर अशोक ने 11 से 12 साल तक के अवंती के गवर्नर के तौर पे काम किया। और अशोक की शादी विदिशा के व्यापारी की पुत्री कुमार देवी अर्थात महादेवी से हुई, और अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री जो थी संघमित्रा थी। इनकी एक शादी और भी हुई। मौर्यकालीन राज्य उस समय जो थे वो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, स्वर्ण श्री, प्राची और मध्य प्रदेश का बड़ा फेमस प्लेस वाणिज्यिक केंद्र उज्जैन भी था। अब उस समय बहुत सारे अभिलेख आए जब अशोक अवंती का राज्यपाल था, है ना, और बहुत से स्मारक बने, बहुत सारी चीज़ें बनी। उसमें जो सबसे फेमस जो यहाँ पर रहे कुछ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख जो आज की डेट में जो है वो आपके कटनी में है ना, रूपनाथ अभिलेख। इसके बाद गुर्जला अभिलेख जो दतिया में है, जिसमें अशोक का नाम मूलतः देवनाम प्रेम अशोक है। सांची अभिलेख, इसके अलावा कसरावत जो खरगोन में है, इसके अलावा काली तलाई जो आपके जबलपुर में है ना। इसके साथ ये देखिए रूपनाथ अभिलेख है, ये आपका गुर्जरा अभिलेख है, ये सांची अभिलेख है, कसरावत मध्य प्रदेश के जो है निमाड़ में है। उसके बाद मौर्यकालीन कुछ स्मारक भी है, जैसे सांची के स्तूप। इस बार काकनाथ बाद इसका पुराना नाम पूछ लिया था, है ना। आज ही की क्लास से 2 या 3 क्वेश्चन हो गए होंगे, है ना। एक तो आपके भीमबेटका की स्थापना किसने की है खोज, है ना, विष्णु वाकटकर जी ने। सांची का पुराना नाम पूछा था काकनाथ बाद। 1989 में जो है खजुराहो को 1986 में कंदरिया महादेव मंदिर की वजह से जो है उसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था, और 1989 में सांची को किया गया था। अशोक ने श्रीदेवी अर्थात महादेवी के कहने पर इसका निर्माण कराया था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप, वैसे तो अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए थे, भारत का बहुत बड़ा स्तूप है सांची। 1818 में जॉन टेलर ने जो है इसकी खोज की थी। और स्तूप का मतलब बौद्ध धर्म में जो है वो मृत्यु का सूचक है। मोगलायन और सारीपुत्र की यहाँ पर जो है अस्थियाँ रखी गई है। जिस स्थान पर हम अस्थियों को रखते हैं उसको हर्मिका कहते हैं। इसके अलावा सांची के बारे में ये जरूर याद रखें कि भाई ये रायसेन में है, जनरल टेलर ने इसकी खोज करी। सारीपुत्र मुगलायन की यहाँ पे अस्थियाँ रखी गई। और जो चीनी यात्री फायन भारत आए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। उसी कड़ी में जो है फायन के संदर्भ में कहा जाता है कि सांची का जो प्रसिद्ध स्तूप है अशोक ने जो बनाया था वो सबसे बड़े स्तूपों में से एक है। और 1989 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, काकनाथ बाद इसका प्राचीन नाम। इसके अलावा भरूच स्तूप जो सतना में है, जिसको 1873 में अलेक्जेंडर जो है आपके कनिंगम ने जो है इसकी खोज करी। भरूच स्तूप सतना में है, और 1873 में जो है कनिंगम ने इसकी जो है खोज करी। भरूच स्तूप ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। भरूच स्तूप ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भरूच स्तूप सतना में है और 1873 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने खोज की। तुमेन अभिलेख जो है अशोकनगर में, पहले गुना में था, अभी अशोकनगर में। तुमेन अभिलेख पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ है ना। तुमेन अभिलेख। वैश्या टेकरी ये आपके उज्जैन में है, ये पत्नी श्रीदेवी के कहने पर उन्होंने बना था। देउर कोठार रीवा में है, याद रखेंगे। सतधारा, सोनारी और अंधेर ये भी जो है आपके रायसेन में है। इतने स्तूपों को आप जरूर याद रखें। वैश्या टेकरी के बारे में बोला जाता है कि अशोक जब उज्जैन गए थे तो एक विशाल स्तूप का इन्होंने निर्माण कराया था, और इस स्तूप के अवशेष आज भी वैश्या टेकरी स्तूप के नाम से आज भी एक टीले के रूप में विद्यमान है। तुमेन मैंने बताई दिया अशोकनगर में। कसरावत खरगोन में है, और कसरावत में जो है 11 स्तूप के आसपास बनाए थे। इसके अलावा एक पान गुराड़िया करके भी है, वह सीहोर में, याद रखेंगे। देउर कोठार रीवा में है, याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ जो है कुछ अन्य भी यहाँ पर प्रमाणित मैंने बताया कि कुछ अभिलेख कसरावत खरगोन में, सांची रायसेन में, काली तलाई जबलपुर में, गुर्जरा अभिलेख दतिया में जिसमें अशोक का नाम देवनाम प्रिय में, रूपनाथ अभिलेख जो है आपके जबलपुर के पास सिहोरा में। और ये जो रूपनाथ अभिलेख इसके बारे में कहा जाता है कि अशोक के जीवन में जो भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, जो भी अशोक के अपने जीवन में पुरुषार्थ के अलावा कर्म के बारे में जानकारी दी है, वो आपके रूपनाथ अभिलेख जो है जबलपुर के सिहोरा से मिलते हैं। कभी आप जाएँ तो ज़रूर देखें। और इसके अलावा कुछ गुफा लेख भी हैं, जैसे आपके सारो गारो है सीहोर में, है ना। सारो गारो ये है आपके सीहोर में, सारो गारो। और इसके अलावा एक है माड़ा की गुफाएं। माड़ा की गुफाएं जो है ये सिंगरौली में है। दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो याद रखेंगे आपके सारो गारो जो है वो सीहोर में है, सारो गारो सीहोर में है।
और सारोगारो सीहोर में है, और सीहोर में है सारोगारो, और जो सिंगरौली में है उसका नाम है आपकी मारा की गुफाएं। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं अशोकनगर में तुमेन है, उज्जैन में वैश्या टेकरी है, सतना में भरूच, देवर कोठार, सांची, सतधारा, सोनारी और अंधेर स्तूप जो है वह रायसेन में है। ठीक है, स्तूपों के बारे में जानकारी निश्चित तौर पर यहाँ से प्रश्न आने 1000% तय है, यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो ब्राह्मण कालीन, अगर हम बात करें मौर्योत्तर मध्य प्रदेश की बात करें तो शुंग काल का संबंध भी मध्य प्रदेश से रहा है। शुंग काल के जो संस्थापक थे वो पुष्यमित्र थे, और पुष्यमित्र जी ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, एक आपकी बनाई थी पाटलिपुत्र बनाई थी, और दूसरी उन्होंने बनाई थी अवंती। और अवंती के साथ साथ जो अवंती राज्य में जो स्थित थी विदिशा, उसको इन्होंने बनाया था। एक तो पाटलिपुत्र थी और दूसरी जो अवंती राज्य के अंदर विदिशा था उसको इन्होंने बनाया था। एक्चुअली अवंती जो है पहले उसके विदिशा जो था दर्शान नाम से पहले चेदी के पास था, बाद में वो अवंती का हिस्सा बन गया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। और पुष्यमित्र सिंह ने अपने शासनकाल में अपने युवराज जो थे अग्निमित्र, उनको विदिशा शासक बनाकर भेजा था कि जाओ साहब आप जाके विदिशा में शासन करो। कालिदास ने जो मलिका अग्निमित्र लिखा है वो पूरा का पूरा जो मलिका अग्निमित्र है, कालिदास का जो मलिका अग्निमित्र है वो पूरा का पूरा जो है इन्हीं अग्निमित्र साहब जो विदिशा के शासक थे उनके ऊपर फिल्माया गया है या लिखा गया है। और मलिका अग्निमित्रम के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन के साथ युद्ध किया था, और ये विदर्भ के एक बहुत बड़े मार्ग पर इनको यज्ञसेन को हराकर जो है इन्होंने अधिकार कर लिया था। और इस तरीके से ये जो आपके अग्निमित्र थे इन्होंने यज्ञसेन को हराकर पूरे विदर्भ तक एक रोड यहाँ पर कैप्चर कर लिया था, और अपने राज्य की सीमा का जो विस्तार है इन्होंने वो मध्य प्रदेश का विस्तार इन्होंने वर्धा नदी तक के कर दिया था, है ना। और इसके अलावा एक भागवत या बाघभट्ट करके भी शासक थे जो काफ़ी फेमस थे शुंग वंश में। पुष्यमित्र शुंग और अग्निमित्र के बाद इनका भी काफ़ी जिक्र आता है, और ये 8वें नंबर के शासक थे। पुष्यमित्र के समय में जितने पुष्यमित्र शुंग फेमस थे, अग्निमित्र के समय में अग्निमित्र जितने फेमस थे, उस समय भागवत या बाघभट्ट भी फेमस थे। इन्होंने जो गरुण स्तंभ, जिसको हम हेलियोडोरस का स्तंभ या खाम बाबा का स्तंभ कहते हैं, ये विदिशा में बनाया था, और ये भागवत धर्म के अनुयायी थे, बहुत बड़े फॉलोअर थे। और हेलियोडोरस जो थे यूनान के एक शासक जो थे एंटिलिया किडियस, उनके राजदूत थे, वो उन दिनों आए हुए थे, और उनके नाम पे इन्होंने हेलियोडोरस खम्ब बाबा या जो गरुण स्तंभ बनाया था। भागवत धर्म को ये बहुत मानते थे, इनका नाम भागवत था, बाघभट्ट भी इनको कहा जाता है। ये शुंग वंश के 8वें शासक थे। सांची और भरूच के स्तूपों को जितना भी रिफॉर्म्स किया गया, सुधार किए गए, वो पूरे पूरे शुंग काल में हुए, और शुंग काल के समय डेवलपमेंट हुआ। भरूच का जो स्तूप है ये अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, और शुंग काल में इसकी चहर दीवारी और जितना भी आपका जो तोरण द्वार है उसका निर्माण जो है भरूच के स्तूप का करवाया गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है यहाँ पर आपको मैं अभी दिखाता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग से लेके अग्निमित्र से लेकर जो आपके भागवत या बाणभट्ट हैं वहां तक कौन कौन सी चीजें यहाँ पर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कालिदास की रचना मलिका अग्निमित्रम के बारे में चर्चा करी हमने, हेलियोडोरस के बारे में चर्चा करी, और शुंग वंश के अंतिम शासक जो थे वो देवभूति थे। ये गरुण स्तंभ है, खाम बाबा जिसको बोलते हैं, और इसको हेलियोडोरस का स्तंभ भी कहा जाता है। और ये हेलियोडोरस जो थे यूनानी शासक एंटिलिया किडियस के जो थे वो राजदूत थे। कई लोग ये कहते हैं कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने बौद्ध धर्म के विनाशक के तौर पे काम किया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मार करके उन्होंने सरयू नदी के पास फिकवा दिया। कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं नहीं, ये तो बहुत बड़े संरक्षक थे, इन्होंने सांची को स्तूप और भारत में जितने भी महत्वपूर्ण स्तूप थे मध्य प्रदेश में भरूच स्तूप, उनके तोरण द्वार बनाए थे, उनके अंदर रिफॉर्म्स किया था, उनके अंदर डेवलपमेंट किया था, ऐसा भी इनके बारे में कहा जाता है। एक इंडिगो ग्रीक अर्थात हिंद यवन वंश भी था जिसके बारे में प्रमाण मिलता है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में इनके सिक्के मिलते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि जो मंदसौर का आवरा है उसका रोमन जो लोग थे उनसे इनका व्यापार चलता था और यहां पर डेवलपमेंट होता था। अब हम बात करेंगे शुंग वंश के अलावा दूसरे ब्राह्मण वंश सातवाहन पे। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, जो काफी महत्वपूर्ण, और सिमुक ने काफी समय तक के मध्य प्रदेश के विदिशा अर्थात दर्शान पर शासन किया था। दर्शान विदिशा पहले चेदी का भाग था, बाद में ये जो अवंती का भाग हो गया था। सांची के बाड़े की वेदिका पर एक लेख जो है सतकर्णी के
पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार का पता चलता है। वहां पर वेदिका पर एक कुछ लिखा हुआ लेख है, उससे पता चलता है कि जो पूरा का पूरा पूर्वी मालवा था उस पर जो है सातवाहन वंश के सतकर्णी जो थे उनका अधिकार था। और गौतम पुत्री सतकर्णी जो थे बहुत ही बड़े पराक्रमी और बहुत ही जो है विद्वान कोटि के व्यक्ति थे। और जितने भी ये सातवाहन वंश के शासक है, इनके नामों में इनकी माताओं के नाम का भी जो है यूटिलाइजेशन किया जाता है। मात्र सत्तात्मक सत्ता कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है। और इनके पुत्र थे वशिष्ठी पुत्री पुलमामा, और उनकी भी कई सफलताओं का वर्णन मिलता है कि उन्होंने जो है ये अनूप जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, आज की डेट में माहेश्वर या महिष्मती वाला क्षेत्र है, इसके अलावा जो पूरा का पूरा पूर्वी मालवा जो आकर वाला क्षेत्र है, या पूरा का पूरा जो अवंती है पश्चिमी मालवा वाला क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र पर इन्होंने जो है ये वशिष्ठी पुत्री पुलमामी ने अधिकार कर लिया था। और इनके सिक्के जो है बेसनगर से, तेवर से, देवास से, बहुत जगह से मिलते हैं। और ये सातवाहन शासक जो थे गौतम पुत्री सतकर्णी जो 106 से 130 एडी के बीच में थे, इन्होंने जो है सांची के स्तूप के जो दक्षिणी द्वार है उसमें भी इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। और सातवाहन वंश काफी लंबे समय तक शासन किया था। सिमुक इसके संस्थापक थे, सतकर्णी पुत्र, पुलवामी पुत्र, गौतमी पुत्र और बहुत सारे शासक थे जिनका नाम इनकी माताओं के नाम पर रखा गया। त्रिपुरी, देवास, उज्जैन से इनके बारे में साक्ष्य मिलते हैं। ब्राह्मणों को भूदान करना इन्होंने चालू किया। गौतम पुत्री सतकर्णी ने शीशे के सिक्के चलवाए। उत्तर भारत से और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु का कार्य किया, ब्रिज का काम किया। और अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके समकालीन गुफाओं का निर्माण भी तत्कालीन परिदृश्य में इन्होंने कराया। तो ये हमने कुछ यहाँ पर बातें की हैं। और मध्य प्रदेश को मौर्य मौर्योत्तर तक हमने यहाँ पर समाहित किया है, मध्य प्रदेश के प्राचीन हिस्से में। अब हमारी जो चर्चा है वो इस विषय पर होनी है कि साहब आप जो है पढ़ाई अपनी कर रहे हैं। हमने यूनिट 1 मध्य प्रदेश का इतिहास चालू कर दिया, पाषाण काल पढ़ा दिया, पुरापाषाण काल बता के निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण बता दिया, मध्य पाषाण बता दिया हमने। पुरापाषाण में रॉबर्ट बुशफील्ड के बारे में बता दिया, मध्य पुरापाषाण में हमने जॉन इवॉन्स के बारे में बता दिया, और नवपाषाण में हमने जो है वो डॉक्टर जो है आपके रोज के बारे में बता दिया, प्राइम रोज के बारे में उन्होंने किस तरीके से रिसर्च करी। और साथ ही साथ हमने पूरा वैदिक काल और वैदिक काल के बाद जितने भी प्रमाण यहाँ कांस्यून सभ्यता के नहीं मिले, क्यों नहीं मिले उसकी जानकारी, महाजन पद में पूरा का पूरा आपका अवंती और चेदी वाला पोर्शन, और फिर मौर्य काल से संबंधित अभिलेख, स्तूप और मौर्यकालीन जो भी परिस्थितियां और तत्कालीन परिदृश्य निर्मित हुआ। इसके बाद मौर्योत्तर कालीन भारत में जो 2 प्रमुख ब्राह्मण वंश शुंग वंश और सातवाहन वंश मध्य प्रदेश में रहे उस पर चर्चा करी। हम मध्य प्रदेश की यूनिट 1 के आगामी लेक्चरों में हम गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल पे चर्चा करेंगे, राजपूत काल, मुगल काल, सल्तनत काल, और फिर आधुनिक मध्य प्रदेश को संदर्भित करते हुए मध्य प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां और यूनिट 1 के पूरे पोर्शन को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। उसी तरीके से यूनिट 7 में हमने जो है अपना स्पेस टेक्नोलॉजी से क्लास चालू करी, उसको आगे बढ़ाएंगे। यूनिट 9 में हम आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे। यूनिट 10 में हम आयोग पे चर्चा करेंगे। यूनिट 8 में हम करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स पे चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के भूगोल, मध्य प्रदेश के इकोनॉमी पे भी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी पे भी हमारे वीडियोस जारी होंगे। साथ ही साथ जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत और विश्व का भूगोल, प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास जिसे मध्य प्रदेश का पढ़ रहे हैं भारत का, साथ ही साथ संविधान, राजव्यवस्था या संवैधानिक चर्चाओं को राजनीतिक परिदृश्य में, लोकतांत्रिक परिदृश्य में, पब्लिक पॉलिसी से जोड़कर, गुड गवर्नेंस से जोड़कर हम पढ़ेंगे। और भारत के अर्थव्यवस्था को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जितने इवेंट है, समिट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, प्राइज है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ने वाली। कहीं निराश नहीं होना है। 2019 का मीन्स का रिजल्ट आया, आप फेल कर गए, कोई दिक्कत नहीं। 20 में धोखे से आपका 1-2 नंबर से रह गया, वहाँ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, असफलता मिली। अंतिम तौर पर अब 2021 24 अप्रैल का प्रिलिमिनरी आपके सामने है, फोकस करिए। पहली बार 120 दिन का समय मिला था, आज लगभग जनवरी के 15-16 दिन चले गए हैं। अब आपके पास मान के चलिए जनवरी 20 तारीख से अप्रैल 20 तक 3 महीने 90 दिन का समय। इस 90 दिन में आप स्ट्रैटेजिक तरीके से प्री को तैयार करिए। वो कॉमन टॉपिक जो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है उनको पढ़िए। अगर आप प्री अच्छा देते हैं, आपका स्कोर 75 प्लस करके आते हैं, कोई भी कैटेगरी से हो, आपको अगस्त में मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अक्टूबर तक उसका रिजल्ट आएगा, दिसंबर में आपका फाइनल 2021 का भी रिजल्ट आ जाएगा। 2022 एक ऐसा वर्ष है जहां 2019 के भी 400 रिजल्ट अधिकारियों के फाइनल अभी आपको मिल जाएंगे, है ना, इंटरव्यू के बाद।
2020 वाला भी रिजल्ट आपको अभी जो है अप्रैल मई में मेंस के बाद जो है आपको सितंबर अक्टूबर तक मिल जाएगा और 2021 का भी प्री मेंस हो जाएगा। तो 2022 में 3 महत्वपूर्ण रिजल्ट, 2019 का रुका रिजल्ट, 2020 का प्रोसेसेबल रिजल्ट और 2021 का जो प्री होने वाली है इसका रिजल्ट। तो 2022 एक ऐसा अनोखा वर्ष होगा जब आयोग 1000 से 1200 अधिकारी तैयार करके देगा और मध्य प्रदेश में एक सिविल सर्वेंट बनने के लेकर जो एक जिज्ञासा जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को बीए, बीकॉम, बीएससी, एमकॉम, एमएससी करने वाले विद्यार्थियों को होती है, उसको सही दिशा में अमली जामा पहनाने में काफ़ी योगदान मिलेगा। सभी कोचिंग की गुणवत्ता को बनाए रखें, सभी शिक्षक अच्छी शिक्षा देने का काम करें, सभी लेखक अच्छा लिखने का काम करें और सभी विद्यार्थी अच्छा पढ़ने का काम करें, तो मध्य प्रदेश में एक शैक्षणिक गुणवत्ता को लेकर काम हो सकता है। हम भी अपने स्तर पर अपने संसाधनों को ध्यान में रखकर अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और हमारा ये जो प्रिलिमिनरी का कोर्स है इसकी 2100 रुपये मात्र फीस है, जिसमें हम आपको यूनिट 1 से यूनिट 10 पूरा कंप्लीट कोर्स कराएंगे। जो ये कहते हैं कि नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता, उनको हमको किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं दी, हमें अपना काम करना है, हम करके दिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे और हम यूनिट 1 से यूनिट 10 तक पूरे वीडियोस सिस्टमेटिक तरीके से बना के आपको देंगे और आपको ये वीडियो आपके पर्सनल जो है सुविधाओं के साथ हम आपको उपलब्ध कराएंगे और पूरा यूनिट 1 से यूनिट 10 तक का आपको 21 रुपये पे करना है। इसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स और अपना पूरा लेक्चर्स देंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपका पूरा ध्यान रखेंगे आपको कैसे और किस तरीके से पढ़ना है। मुख्य परीक्षा के लिए भी हम 3 नंबर मार्कर वाले, 10 शब्द वाले, 5 मार्कर वाले, 50 शब्द वाले और 11 मार्कर वाले 200 शब्दों पे जीएस पेपर 1 हिस्ट्री ज्योग्राफी, पेपर 2 पॉलिटी इकोनॉमी सोशोलॉजी और वेलफेयर से संबंधित नेशनल इशू और पेपर 3 साइंस टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस और पेपर 4 इथिक्स, पेपर 5 हिंदी और पेपर 6 निबंध को लेकर बहुत जल्दी क्लास चालू करने वाले हैं। और मुख्य परीक्षा की फीस हमारी 3000 रुपये है, जिसको आप 1-1000 करके 3 माह में दे सकते हैं और हम ऑफलाइन की गुणवत्ता ऑनलाइन में भी देने का प्रयास करें, क्योंकि ऑफलाइन में हमारी फीस काफ़ी ज़्यादा है। एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस की 50,000 फीस है, हर स्टूडेंट 50,000 रुपये फीस पे करके हमसे ऑफलाइन डायरेक्ट नहीं जुड़ सकता। तो लगभग हम जो 50,000 में ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो 5,000 में ऑनलाइन में पढ़ा रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। और यूट्यूब पे ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको सर्च करने पे ना मिले, लेकिन हम एक ऐसा कंटेंट आपके लिए तैयार करके देना चाहते हैं जिससे आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। और मैं फिर पर्सनली कह रहा हूँ आपको कि आप अच्छी किताबें पढ़ें, मध्य प्रदेश के प्राचीन भारत को आप मध्यकालीन भारत को, आधुनिक भारत को ग्रंथ एकेडमी की किताबों से पढ़ें, ठीक है, ऑथेंटिक किताबें पढ़ें। तो थैंक यू सो मच, हमारे वीडियो देखते रहें, शेयर करिए, है ना, लोगों को बोलिए कि भैया इसको सुने, देखें, पढ़ें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए, लगे रहिए, मेहनत करिए। आप और हम मिलकर बहुत अच्छा करने वाले हैं और आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो, अपनी अगली श्रृंखला के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।